Hello and welcome to Achievers Hive. Dear students, I was not keeping well, so I couldn't make this video for you. But now when I'm back, I am doing this for you. So before I start, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम के पेज पर और टेलीग्राम पे भी न्यूज़ पोस्ट की थी कि आप में से जिन लोगों को भी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर हाफ ईयरली सिलेबस एज योर एग्जाम्स आर वेरी नियर नाउ, तो आप वो क्वेश्चंस वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर कमेंट, या फिर आप पोस्ट पर भी जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में कंपाइल करूँगी जो कि आज मैं करने जा रही हूँ। बट आई वुड आस्क यू टू प्लीज़ join me on टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो ऑन दिस इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर मैं आपको रेगुलरली अपडेट्स दे रही हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। एज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स दिस सब्जेक्ट इज़ क्वाइट न्यू, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऑल्सो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और मेरे लिए भी ईजी रहेगा टू कनेक्ट विद यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम वेयर टू मैसेज यू एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। तो अभी भी अगर इस वीडियो में, तो क्योंकि आपके वो सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे जो अब तक हमारे पास कमेंट्स में आए थे, मैसेज में आए थे, वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में ले पाए हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपके हाफ ईयरली सिलेबस में आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिएगा। आई विल मेक अनदर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज दिस टाइम आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, बिकॉज 2 days बिफोर yesterday I said कि I'll do it, but I couldn't do it because I was not keeping well. आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं लिए हैं, ट्राई टू मेक अनदर वीडियो, लेकिन काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। साइकोलॉजी में थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, दिस कम्स ऑन पेज नंबर, इन दिस इज द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, जिसमें 5 थीम्स हैं, और वो पाँचों थीम्स जो हैं उनको उसमें से सेपरेटली थीम्स भी आ जाती हैं एग्जाम में। कोई भी थीम आपको एक्सप्लेन करने के लिए कही जा सकती है, तो मैं यहाँ पे पांचों थीम्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो आपके यहाँ पहले सिलेबस का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो वीडियो पर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि आपने उनको दोबारा पूछा है तो हम उसको क्विक रिविजन की फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन में थीम नंबर 1 क्या है? दिस इज साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइंस में आप क्या करते हैं? क्लास 10 तक आपने सबने बेसिक साइंस पढ़ी है, तो आपको ये बात मालूम होगी कि साइंस में कुछ जनरल रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अगर हमने ये पढ़ा है कि इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज़ ज़ीरो, तो आपके सामने अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, तो आप जानते होंगे कि इवन इफ द पर्सन इज होल्डिंग अ लॉट ऑफ बैगेज, बहुत सारा वजन लेकर अगर पर्सन कोई खड़ा हुआ है, बट द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, देन वी कंसीडर द वर्क डन इक्वल्स टू जीरो, राइट? तो हम ये क्यों कंसीडर कर लेते हैं? बिकॉज वी नो दैट प्रिंसिपल। सिमिलरली साइकोलॉजी में भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो लाइक अदर साइंसेज। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स ही चलते हैं और प्रिंसिपल के बेसिस पर या रूल्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर पहुंच पाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी यही होता है कि ह्यूमन बिहेवियर और जो हमारी मेंटल बिहेवियर होता है, हमारी जो मेंटल स्टैट्स होती है, वो सब आपस में कोरिलेटेड होती है। तो उनके कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जिनको वो फॉलो करते हुए चलती है, बिकॉज साइकोलॉजी को साइंस के अंडर ही कंसीडर किया जाता है। साइकोलॉजी इज ऑल्सो लाइक अ साइंस लाइक अदर सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हम इस थीम नंबर 1 को समझ सकते हैं कि जिस तरह से साइंस में हमारे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हमें चलना होता है, उसी तरीके से हम साइकोलॉजी में भी चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थीम इज ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। कोई भी जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो किसी पर्सन के एट्रीब्यूट और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है प्रोडक्ट? क्योंकि जो कुछ भी उसका एनवायरनमेंट होता है वो उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ऑल्सो जो कुछ भी एट्रीब्यूट होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ मिलकर बिहेवियर की फॉर्म में आते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जब मैं गर्मी में बहुत देर बैठी रहूँगी देन मुझे गुस्सा आ सकता है। तो ये जो बिहेवियर मेरा निकल कर आया, ये एनवायरनमेंट और मेरी एक्टिविटीज़ जो भी मेरा एट्रीब्यूट है उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में आया। हम अगर इस एनवायरनमेंट की बात ना भी करें तब दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। अगर दूसरे एनवायरनमेंट की हम बात करें, तो एक बच्चा जो ऐसे बच्चों के साथ में बैठना शुरू कर देता है जो कुछ जिनके अंदर कुछ गलत हैबिट्स होती है, चोरी करते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी गलत करते हैं या कुछ गलत वर्ड्स बोलते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ जब कोई बच्चा करता है, बच्चे करते हैं, उस ग्रुप में एक बच्चा चला जाता है,
तो क्या होता है कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट से उसे वो चीज़ें मिलती हैं, वो उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, और अगली बार जब वो बच्चा कुछ भी बिहेव करेगा तो उसके बिहेवियर में वो चीज़ें नोटिसेबल होंगी, राइट। तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स और उसके एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। यानी जो एट्रीब्यूट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमन बिहेवियर के, और जो एनवायरनमेंट होता है वो भी, दोनों ही इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर। तो इस तरह से हम इस थीम नंबर 2 को समझ सकते हैं। बाकी डिटेल में लिखने के लिए आपको समझ में आ गया अपना कंसेप्ट, आप एग्जाम्पल्स की फॉर्म में भी एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल्स आप जितने ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, आंसर में जब आप मेंशन करना शुरू करते हैं, तो इट गिव्स अ वेरी गुड, कह सकते हैं बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। जनरल लैंग्वेज में आपने सुना होगा ना कि जो होता है किसी वजह से होता है, या ये इस वजह से है, बस उसी बात की बात हो रही है। कोई भी कॉज इंटरनल भी हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर में, एक्सटर्नल भी हो सकता है, बट होगा ज़रूर। यानी ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो हमेशा किसी वजह से होता है। आप देखेंगे कि कोई पर्सन बैठे बैठे अपना सर नहीं नोचने लगेगा, राइट। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उसकी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, यानी उसकी जो मेंटल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम हो गई, उसको इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो वो अपनी एक्टिविटीज़ में दिखा रहा है, वो अपने बिहेवियर में वो शो कर रहा है कि वो अपने बाल नोच रहा है या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटली रिटार्डेड पीपल हेयर। तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कॉज्ड होता है। ये तो मैंने बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल आपको बता दिया। जनरल भी आप देखिए, there are some prayers going on outside. So जनरली भी क्या होता है कि कोई भी पर्सन है उसके बिहेवियर की वजह से ही, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग फॉर अ मोमेंट। हाँ, हम बात कर रहे थे ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड, यानी ह्यूमन बिहेवियर होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है। तो कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं वो किसी वजह से हमारे बिहेवियर में किसी वजह से ही निकल कर आती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन बिहेवियर को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होता है। आप देखिए साउथ इंडिया की तरफ आप चले जाइए, वहाँ पर नॉर्थ इंडिया के लोगों के बिहेवियर को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इतनी इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा। या आप इंडिया के बाहर चले जाइए, आप दूसरे कंट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप चले जाइए, आप देखेंगे वहाँ का जो भी ह्यूमन बिहेवियर है वो आपको डिफरेंट फील होगा, और आप जल्दी से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो कल्चर का ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं थीम नंबर 5 की। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने ये थीम वीडियो में एक्सप्लेन किया, मुझे आज भी याद है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगी। बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। हम जानते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम ये जानते हैं कि एक जो पुल बन रहा है, राइट, उसमें कुछ मैथ्स यूज़ हो रही है, उसमें कुछ नॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं। हम जानते हैं कि उसमें जो मैथ्स यूज़ हो रही है उसी की वजह से जो है उसकी डायरेक्शन या उसका एंगल या जो कुछ भी है वो सेट किया जाएगा, राइट। अगर वो चीज़ नहीं फॉलो की जाएगी तो गड़बड़ हो सकती है, या अगर कोई चीज़ गड़बड़ है तो उसको सही करने के लिए हम उसको जो कुछ भी रिक्वायर्ड है यूज़ करके सही कर सकते हैं। बस यही साइकोलॉजी में इस थीम में कहा गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लगाकर। जैसे मान लीजिए कि मेरी क्लास का एक छोटा बच्चा, मान लीजिए मैं क्लास 5 में पढ़ाती हूँ, और मेरी क्लास का जो एक छोटा बच्चा है वो बहुत शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है। अब मैंने क्या करा, मैंने उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया, फॉर एन एग्जाम्पल। ऐसे तो मैं कर भी चुकी हूँ वैसे, वी हैव टू डू इट एक्चुअली। और छोटे बच्चे क्या, बड़ों के साथ भी करना पड़ता है कि जो 5th क्लास का बच्चा है वो बहुत शैतानी करता है, बहुत नोटोरियस है, तो हमने क्या किया, उसको मॉनिटर बना दिया। अब उसके अंदर क्या आएगा, अब उसके अंदर थोड़ा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी कि मैम ने मुझे कुछ तो समझा है इसीलिए मुझे मॉनिटर बनाया है। तो मैंने तो यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी यूज़ करी कि किसी बच्चे को उसकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है। हमें पता है बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी है, जितनी वो शैतानी करने में लगा रहा है उसी को हम कंस्ट्रक्टेड वे में लेके भी चल सकते हैं। ऐसा करने से हमने क्या किया, उस बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करी। शैतानी इन द सेंस हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस एनर्जी को हम, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो दिस थीम 5 क्या कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो that can be controlled and modified with the help of psychological principle, and this is something we all do। हम हमेशा करते हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ ये करते होंगे, बट
जस्ट बिकॉज आप जानते नहीं हैं कि ये हम जो कर रहे हैं वो कुछ कोई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की फॉर्म में हो सकता है, जस्ट बिकॉज दैट इज इज नॉट नोन टू यू, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली आप जो कर रहे हैं वो कोई चीज़ एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी हो सकता है, तो हम उसको मानकर नहीं चलते। बट अदरवाइज वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अगर कोई हेल्प हमारी कर रहा है कोई भी प्रिंसिपल की फॉर्म में, देन वी आर डूइंग इट, वी आर फॉलोइंग इट। तो दीज वर द थीम्स वी टॉक्ड अबाउट। कोशिश की है मैंने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है बहुत डिटेल में जाकर पढ़ना है, यू कैन गो टू चैप्टर नंबर 1 प्लेलिस्ट एंड देन चेक देयर। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ये हमसे पूछा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट को मुझे ये नहीं मालूम कि आपने कितना मतलब क्या क्या आप इसमें कवर करना चाहते थे, जिसने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा है, बट इन जनरल आई विल एक्सप्लेन इट हियर, क्योंकि वीडियो में तो बहुत सारा डिटेल में है तो आप वहाँ देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि हमारी थ्रू आउट लाइफ जो चेंजेस आते हैं उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अगर सिंपल अगर आप मुझसे डेफिनेशन चाहते हैं इसकी, तो मैं ये बोलूँगी कि एवरी चेंज दैट वी फेस फ्रॉम कंसेप्शन टिल दैट, वो 9 मंथ्स के ड्यूरेशन को भी यहाँ पर ऐड करके चलेंगे कि फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ जो कुछ भी हम ग्रो करते हैं, जो कुछ भी हम चेंज हमारी लाइफ में आता है, वो चेंज हमारा फिजिकल भी होगा, वो चेंज हमारा इमोशनल लेवल पे भी होगा, मेंटल लेवल पे भी होगा, सोशल लेवल पे भी होगा। जितने भी टाइप के हमारे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं डेवलपमेंट के, वो सारे डेवलपमेंट में आएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट में आएंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत अपने आप में ही वाइड टॉपिक है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि अब मैं आपको हर पॉइंट पर एक एग्जाम्पल बना दूँ तो अभी मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट 5 मिनट तक बोल सकती हूँ, राइट। और मुझे लगेगा कि मुझे अब एक लंबा लेक्चर देना तो मैं 40 मिनट्स तक बोल सकती हूँ, पर मुझे ये देखना है कि मुझे इस वीडियो में आपके कुछ पॉइंट्स को ही क्लियर करना है, तो मैं उस हिसाब से चल रही हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, और हर स्टेज में ये अलग अलग तरीके से चलता है। तो आई होप कि शायद आपने इतना ही पूछा था, बाकी आप वीडियोस देख के समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, कुछ मिसिंग है जो आप पूछना चाहते थे, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ का ध्यान रख सकूँ। आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन आस्क्ड स्ट्रक्चर्ड वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर्ड। सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 11 साइकोलॉजी, उसमें ये पूरा आंसर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो भी जस्ट अभी मैंने बनाया है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आपको पूरा पॉइंट्स के संग रिटन में मिलेगा, दैट आई हैव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ PDF, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल रहेगा, तो आप उसको वहाँ पर समझें। इसी तरीके से क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है किसी ने, स्पीड एंड पावर टेस्ट, तो स्पीड एंड पावर टेस्ट को भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, इनफैक्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो वो तो आप पूरा ही वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स की। चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से ये जो क्वेश्चन है ये है आपका, आई थिंक ऑन पेज नंबर, आई विल फाइंड इट आउट वेरी सून, डोंट वरी। हाँ, हमने बात की है कि आई थिंक दिस इज़ ऑन पेज नंबर 15, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। किस तरह से साइकोलॉजी जो है वो वेरियस फील्ड्स में हमारी हेल्प करती है, फिलॉसफी में कैसे कनेक्टेड है, साइकोलॉजी फिलॉसफी से ही ओरिजिनेटेड है, राइट। मेडिसिन की फील्ड में हम साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है, बहुत सारे कह सकते हैं न्यूरो साइकोलॉजी, और बहुत सारी तरीके की ब्रांचेज आ चुकी हैं साइकोलॉजी की, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस किए हैं, उसमें हमने डिटेल में मेडिसिन और साइकोलॉजी का रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को लीजिए, मेडिसिन एंड दिस थिंग साइकोलॉजी का आपस में कैसे रिलेशन है, वहाँ से आपको आंसर बहुत डिटेल में मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सब में साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू, जिसने भी ये मुझसे क्वेश्चन पूछा है, I would suggest you to please, I will mention the link for you, this I can do for you, but please go and watch the video, complete video, क्योंकि इस टॉपिक पर एक पूरा अराउंड 20 मिनट्स का वीडियो तो होगा, और मे बी लेस 16-17 मिनट्स का, बिकॉज स्पेंडिंग अगेन दो 16-17 मिनट्स हेयर वुड नॉट बी, आई थिंक, राइट थिंग, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्विकली समझाकर उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहती। अगर आपको इन सारे डिसिप्लिन में से कोई भी पॉइंट ऐसा है जो स्पेसिफिकली समझना है, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि वहाँ जाकर पढ़िए, आप वहाँ से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। इस टॉपिक को हम लेते हैं। दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 32 ऑफ चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। क्वासी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है, फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको कैसे समझते हैं, काफ़ी क्लोज फील होती हैं ये, पर है नहीं। फील्ड एक्सपेरिमेंट जिसे नाम में ही क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट जो हम लेबोरेटरी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते और जिनके लिए हमें फील्ड में ले जाकर बच्चों को समझाना पड़ता है। जैसे कि हमने बच्चों से ये कहा कि हमें ये दिखाना है कि फार्मर्स कैसे वर्क करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक तो तरीका ये हो गया कि हम जनरल उनको बताएंगे कि फार्मर्स का ऐसे ऐसे वर्क होता है, इस मंथ में या इस सीजन में वो जो है वो चीज़ें करते हैं, इस तरीके से वो मतलब जो कुछ भी है हार्वेस्टिंग होती है एंड ऑल दीज थिंग्स, वो हम एक उन्हें लेक्चर में समझा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास में उनको वीडियो वगैरह भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। बट अगर हम बच्चों को फील्ड में ले जाकर वही चीज़ दिखाएं कि किस तरह से देखिए जो है फार्मर वर्क कर रहा है, किस तरह से लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, या क्या क्या उसको छोटी छोटी चीज़ों को कैसे फेस करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें जब वो बच्चा लाइव देखेगा उस केस में क्या होगा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम फील्ड एक्सपेरिमेंट कहेंगे। फील्ड एक्सपेरिमेंट सिंपल थिंग, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करने में हमें थोड़े इश्यूज होते हैं और जिनको एक्सप्लेन करना लेबोरेटरी के कंपैरिजन में रियल लाइफ सिचुएशन में ले जाकर दिखाना आसान होता है, वो सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो दे कम अंडर दिस फील्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट की। तो क्वासी क्या है, दिस इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है एज इफ, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, आपने मैथ्स में अगर थ्योरम्स वगैरह पढ़ी हैं तो वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हमें किसी थ्योरम के पॉइंट को डिड्यूस करना होता है, हमें इस पॉइंट पर पहुँचना होता है, तो हम क्या करते हैं, शुरू में मान लेते हैं, हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन इज दिस एंड दिस, सो नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव दिस सिचुएशन। लास्ट में हमारी अगर सिचुएशन प्रूव हो जाती है, हमारे जो कुछ भी हमारी मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड एनीथिंग जो भी है, तो लास्ट में हम कह देते हैं हेंस प्रूव्ड, राइट। तो यही इसको आप क्वासी एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, उनको हम क्रिएट करके भी नहीं दिखा सकते, मतलब हम उनको फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी ले जाकर नहीं दिखा सकते। जैसे कि आपकी बुक में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, दैट इज कि अर्थक्वेक में जब अर्थक्वेक आता है तो उससे कुछ लॉस हो जाते हैं। अब हम अर्थक्वेक ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसका वेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके का डेटा इकट्ठा कर लेंगे, या फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि हैव दे एवर एक्सपीरियंस दिस, या फिर हम उनसे पूछेंगे कि जिनके साथ कुछ किसी भी तरीके का लॉस हुआ है या कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस किया है, सो व्हाट विल हैपन। सो इन दिस केस क्या होगा, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको मैनिपुलेट कर देंगे, हम अपने हिसाब से सिचुएशन को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें उससे किस तरह से रिजल्ट मिल रहा है और उस तरीके से हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो क्वासी एक्सपेरिमेंट इज वेरी सिंपल थिंग। अगर सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो क्वासी एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू इमेजिन द थिंग एंड देन अकॉर्डिंगली हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में, उसको करते हुए हम चलते हैं और जो कुछ भी उससे रिजल्ट निकल कर आता है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि जो कुछ भी हमारा एक्सपेरिमेंट था वो किस किस तरह से रहा। इस तरह से क्वासी एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं और मैनिपुलेशन के साथ ही हम अपनी जो भी सिचुएशन होती है, जो कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है या जो कुछ भी हमारा टॉपिक होता है जिसको हमें समझाना होता है, टीच करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम इस तरह से करते हैं या हमें खुद भी करना होता है। तो सो दिस इज हाउ क्वासी एक्सपेरिमेंट इज डन। बट इसके लिए जो केसेस होते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा टिपिकल और क्रिटिकल होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। किसी भी नॉर्मल केस को हम क्वासी एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं ले सकते, बट हाँ फील्ड एक्सपेरिमेंट में ज़रूर आ सकता है। सो फील्ड एंड क्वासी दे डू differ a lot from each other and they're completely different we can say. नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा लास्ट बचा है, इसे क्विकली कंप्लीट करते हैं। आई थिंक द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। आई मीन आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़रूर आएगा क्योंकि टॉपिक तो सब आपके ही सिलेबस के हैं। वेल एथिकल इश्यूज़ की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं जब कोई हम साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, तो कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं जो सामने आते हैं। देखिए यहाँ पे मेनली 5 दिए हुए हैं आपकी बुक में, मैं उनको एक्सप्लेन करते चलती हूँ। वन इज़ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पर्सन ऑन whom you want to conduct the study should have the choice to decide whether to participate or not to participate in the study। यानी कि जब भी हम अपनी कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम ऐसे ही उठा के किसी पर भी नहीं कर सकते, हमें जो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिस पर भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसकी परमिशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इशू दैट कम्स। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमें उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी,
उसकी परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे कोई एक्सपेरिमेंट ऐसे हों जिसमें हमें उस पर्सन को कुछ दिनों के लिए एक बंद कमरे में रखना पड़े, या हो सकता है हमें कोई से इलेक्ट्रिकल शॉक देना पड़े। मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम जानते हैं। तो जब तक हम उस पर्सन को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, उसकी कंसेंट नहीं लेंगे कि क्या वो इन सिचुएशंस के लिए रेडी है, तब तक हम मतलब उस सिचुएशन को प्रॉपरली नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी हो सकता है हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा और जिस पर्सन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एग्री नहीं हुआ, तो हमारा एक्सपेरिमेंट 2-4 दिन के बाद फेल हो जाएगा। तो इसीलिए एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। दैट अराइजेज एज एन इशू इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। क्योंकि कंसेंट ज़रूरी होने की वजह से हम कई जगह पर बहुत बाउंड हो जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में बाउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डीब्रीफिंग। हमें जो इस पर्सन पर हम अपना कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च करने जा रहे हैं, उसको हमें ब्रीफिंग करनी पड़ेगी, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम करने के वाले हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ भी हमने एक्सपेरिमेंट जब हमने कंप्लीट कर लिया, तो भी हमें उनको ब्रीफ करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हमने किया है उसका आगे हम किस तरह से यूज़ करेंगे, या किस तरह से उस पर स्टैट्स अप्लाई करेंगे, या क्या क्या उसके रिजल्ट्स निकल कर आए। और रिजल्ट्स वाला पॉइंट नेक्स्ट है, शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। क्या उस स्टडी के रिजल्ट निकल कर आए, ये हमें डिस्कस करने होंगे। और दैट अराइजेज एज वन ऑफ द इशू अगेन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हम उसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए ज़रूरी हो, या वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग चीज़ भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो दैट कम्स अंडर वन ऑफ द इशू। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स। वही बात जो मैंने अभी आपको बोली कि हमारा जो कुछ भी डेटा है, अगर हम उसको कॉन्फिडेंशियली नहीं रख पा रहे हैं और उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, तो हमारे सारे जो है वो प्राइवेसी और सब कुछ खत्म हो जाती है यहाँ पर आकर। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में बहुत सारे तरीके होते हैं। हमें लगता है कि कोई भी रिसर्च बहुत आसानी से कर ली जाती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को हमें अक्रॉस जाना पड़ता है। फॉर राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सिंपली पिक द headings of these ethical issues, and while writing the answer you will simply able to explain it in your own language. That would be enough. So this was all for today's session. अगर आपको भी कोई भी डाउट है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, ड्रॉप मी योर क्वेश्चंस, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। एंड आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स के सिलेबस में से जिस क्वेश्चन की भी आपको ज़रूरत होगी, देन आई विल डू इट फॉर यू। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग विद अस। Thank you so much. Bye bye.